नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 4 नवंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और डिस्कस करते हैं आज के उन सभी एस्पेक्ट पे जिन पे हमें डिस्कशन करना है, उनके की पॉइंट को समझना है। तो बात करें यदि उन सभी आर्टिकल्स की, तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि पहला जो हमारा आर्टिकल होगा वो बेसिकली प्लान्स फॉर वैक्सीन पे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर देश वैक्सीन की रेस में दौड़ चुके हैं और वैक्सीन जल्द ही भारत में भी आने वाली है। तो इसमें प्लान्स वैक्सीन का कैसे हम लोग किस प्रकार वितरण करेंगे, उसके क्या क्या प्लान्स होने, उस पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आई उस पर हम सभी लोग जानेंगे और क्या है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मालाबार में जो एक्सरसाइज 2020 की हो रही है, जिसमें जो देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके बारे में बेसिक एस्पेक्ट को जानेंगे। साथ ही साथ एक घटना घटी हुई है, बेहद ही अप्राकृतिक घटना घटी हुई है, जिसका नाम है स्ट्रैंडेड वेल्स। इसके बारे में पिछले महीनों भी आर्टिकल्स आए हुए थे और आज भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है। तो इस पर बात करते हुए साथ ही साथ द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और आज के इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें उन सभी आर्टिकल, तो आज का जो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल होगा वो बेसिकली इसी फ्रंट पेज से ही रिलेवेंट है, जिसमें लिखा है स्टेट कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार से अपना आइसोलेटेड प्लान्स नहीं बना सकता, किसी भी प्रकार से अलग से प्लान वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बना सकता। ये किसने कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए इसमें होता क्या है, हम जानते हैं इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इसमें जो भी स्टेट है, कई स्टेट में ये बातें कही गई, उसने कहा कि हम फ्री में आपको वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, आपको इतने में कराएंगे, हम उतने में कराएंगे। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी आम बात है इलेक्शन के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल जाती है अपने वोटर नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसे बार बार जैसे उद्घोषणाएँ हो रही है, इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए वैक्सीन डाल दी गई, जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन बांटने के लिए आ चुकी है और आपको सभी स्टेट्स में बांटनी है, तो जब सभी स्टेट्स लगेंगे अपने अपने रूल्स बनाने, तो उसमें क्या हो जाए कि जैसे मान लीजिए जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर वैक्सीन जल्दी पहुँचेगी। और वहाँ पर मान लीजिए ऐसा कोई स्टेट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, तो वहाँ वैक्सीन लेट पहुँचेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं और इसी कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ हो सकती है। तो इसको लेकर, इस कंसर्न को लेते हुए पहले से ही अलर्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि स्टेट कभी भी इसके लिए आइसोलेटेड प्लान्स नहीं बना सकता वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वैक्सीन को बांटने के लिए। क्योंकि चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव में अनेक प्रकार की उद्घोषणाएँ होती हैं, अनेक प्रकार के एजेंडे होते हैं, सभी लोग लेके प्रेजेंट होते हैं और कहते हैं कि हम आपको इतने में वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, हम आपको फ्री में करवाएंगे, ये वो बहुत सारे एस्पेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे, तो जो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने पिछले मंगलवार को कहा, इट वाज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ सभी लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करें आगे के आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में हम सभी जानेंगे एकेडमिया एंड द फ्री विल। देखिए बेसिकली इसमें बात हो रही है एजुकेशन संबंधित। जैसे हम जानते हैं कि 29 जुलाई को हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो लागू हो चुकी है। अब उसके बाद जो इंडियाज डिसमल स्कोर ऑन द एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिफ्लेक्ट द इश्यू प्लाउइंग द कंट्री एजुकेशन सिस्टम। देखिए इसके बाद अगर भारत की तुलना किसी भी अदर कंट्री से करें, ये हमारा खुद का विचार है और कई बहुत अच्छे अच्छे लेखक ने भी ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं कि जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी फ्रीडम सिस्टम हो, वो अदर कंट्री की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है, बहुत ज़्यादा राइट टू स्पीच है, राइट टू मतलब जो भी चीज़ें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेहतर है। वो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है और ऐसा देखने को मिलता भी है। वही अगर किसी अदर कंट्री से तुलना की जाए भारत की, तो वो कहीं कहीं भारत से वहाँ पर शक्ति ज़्यादा है, फिर भी भारत की जो रैंकिंग है वहाँ से कम आती है। ये हर हाल में एक सोचनीय विषय है। अब इस पर इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि इसके पहले भी 10-15 दिन पहले जो एक रैंकिंग आई फ्रीडम के नाम पे, जो एक रैंकिंग है उसमें भारत का जो स्थान है पाकिस्तान से और नेपाल से कम है। तो ये कहीं कहीं अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस रैंकिंग को जो बनाने वाले जो सिस्टम है वो कौन है और उनकी फंडिंग कैसे होती है, वो सारी बातें, मतलब कि इस पर डीप कंसल्टेशन की ज़रूरत है, इस पर बहुत बड़ी परिचर्चा की ज़रूरत है। तो फिर बेसिकली अगर जो बात करें इस आर्टिकल, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अनाउंस अपना किया था 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। अब देखिए हम जानते हैं कि जो इंडिया है, द पॉलिसी एम्स, इस पॉलिसी का जो एम था, ओवरहॉलिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एंड मेकिंग इंडियाज ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंडिया को ग्लोबली लेवल पर नॉलेज सुपर पावर बनाना है। क्या है? नॉलेज सुपर पावर। सही भी है। अब देखिए, विद अ न्यू सिस्टम दैट अलाइंड
विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी SDG4। तो ये बेसिकली आपको याद रखना होगा। इट आल्सो एम्फासिस द यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रंस, रेजिंग टू ग्रॉस एनरोलमेंट राशन एंड द एंडिंग द स्पीरियल ड्रॉप आउट रेट इन इंडिया। देखिए, भारत की जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उसको कवर करना है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य। अब बात करें यदि रैंकिंग की, जो एकेडमिक रैंकिंग आई हुई है उसको हम सब जानते हैं कि इंडिया हैज स्कोर्ड, देखिए और इसकी बात करें तो इंडिया हैज स्कोर्ड कंसिडरेबली लो इन द इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो AFI जो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये आपको याद रखना होगा। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है AFI विथ स्कोर ऑफ 0.352। तो इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है 0.325। इसकी जो लिमिट होती है, यानी कि जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो लिमिट होती है वो 1 होती है, और इसी आधार पे सभी देशों का मतलब कि रैंकिंग निकाली जाती है। तो इस वो टोटल जो 1 लिमिट है, इसमें जो इंडिया की जो स्कोर आया हुआ है, टोटल मैक्सिमम मार्क जो होता है 1 होता है, और उसमें जो इंडिया की स्कोरिंग है वो 0.352 है। वो कितना है? 0.352 है, जो कि विच इज़ क्लोजली फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया एंड लीबिया, जो कि सऊदी अरेबिया और लीबिया के आसपास है, जो कि कहीं न कहीं वहाँ के सिस्टम और भारत के सिस्टम की अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो भारत का सिस्टम वहाँ से कई गुना बेहतर है, कई गुना अधिक फ्रीडम भारत के एकेडमिक में हमें देखने को मिलती, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे एकेडमिक लेवल पे हो। अब बात करें इसके अगले एस्पेक्ट की, तो विच डिप्ड 0.1 पॉइंट सरप्राइजिंगली कंट्रीज़ लाइक मलेशिया। अब बात करें इसी में, देखिए कितना ही आश्चर्यजनक बात है कि मलेशिया की बात करें तो ये 0.582 है, पाकिस्तान का 0.554 है, ब्राज़ील का 0.466 है, और सोमालिया का जो है 0.436 है, और यूक्रेन का जो है 0.422 है। हैव स्कोर्ड बेटर दैन इंडिया। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इंडिया से भी बेहतर एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जो कि अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, उरुग्वे हो या पुर्तगाल हो, टॉप ऑफ द AFI, ये दोनों क्या हैं? AFI में टॉप पे हैं विथ स्कोर ऑफ 0.971। इन दोनों को 971 मिला है, और फॉलोड क्लोजली बाय द लटविया 0.964 एंड जर्मनी 0.960। तो ये सारे देश जो हैं टॉप पे बने हुए हैं। और इंडिया की बात करें तो वो अपने पड़ोसी देशों से भी बेसिकली कम है। तो कहीं न कहीं ये अपने में क्वेश्चन उठाता है उस सर्वे पे, और उस जो संस्था जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कहने का मतलब इस पर कोई डीप डिबेट की ज़रूरत है, इस पे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और कहीं न कहीं भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरा खुद का मानना है वो सबसे बेहतर है। भले ही हम लोग डेवलप्ड नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में वही बेहतर तरीके से डेवलपिंग है, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें हम सब जानेंगे इंडिया नेवी मैच स्किल 3 फॉरेन फ्लाइट ऑफ विजाग। तो हम सब जानते हैं मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, और इसमें जो है 4 देश हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, मालाबार एक्सरसाइज कब से शुरू होती है ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। इस पर बेसिक हिस्ट्री हम लोग पिछले सीजन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में हम सभी जानते थे कि इसमें सबसे पहले जब मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई तो इंडिया और जो US है वो बेसिकली इसको स्टार्ट किए थे। इंडिया और US इसको सबसे पहले स्टार्ट किए थे, और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। इसके बाद 2015 में जो है 2015 में आपका जो जापान है वो भी इसमें शामिल हुआ था। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ। इसके बाद वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें क्या हुआ है, तो शामिल हो गया इस मालाबार एक्सरसाइज में। तो अब जो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मालाबार एक्सरसाइज में कितने कंट्रीज सम्मिलित हैं, तो वो आपका नाम याद होना चाहिए, इंडिया, US और जापान, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो ये चारों देश कोऑर्डिनेटर जो एग्रीमेंट है, और बेसिकली जो इस पर कोऑर्डिनेटर जो एक्सरसाइज चल रही है, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें हम लोग जानते हैं फेज 1 ऑफ मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज बाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US बीइंग गेन ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम इन द बे ऑफ बंगाल एंड ट्यूसडे। तो हम सभी लोग इसके पहले भी जानते थे 4 नवंबर को बेसिकली स्टार्ट हो रही है। तो पिछले दिन यानी कि 3 नवंबर की बात करें तो ट्यूसडे को ये स्टार्ट हो गया। फेज 1 क्या मालाबार का जो फेज 1 एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज, ये स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, इसमें एक और भी आपको एस्पेक्ट याद रखना होगा, मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 क्या है कि मिशन सागर 2 के अंतर्गत क्या होता है, द नेवी आल्सो बिगेन मिशन सागर 2 अंडर विच INS एरावत इंटर्ड द सूडान पोर्ट कैरिंग 100 टन्स ऑफ फूड, द नेवी सेड।
तो इस एक्सरसाइज के साथ साथ जो भारत इंडियन जो नेवी है वो एक और मिशन कर रही है जिसका नाम है सागर 2, जिसके अंतर्गत किया जा रहा है कि INS एरावत के साथ सूडान जो पोर्ट है वहाँ पे कोड बनाने के कारण जो फूड की समस्या हो रही है, भोजन की खाद्य सामग्री की जो समस्या हो रही है उसको अवेलेबल कराने के लिए लगभग 100 टन ऑफ फूड लेके जा रही है। कितने फूड? 100 टन ऑफ फूड ले जा रही है। ये भी आपको याद रखना होगा कि मिशन सागर 2 क्या है। फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल बेसिकली पिछले महीनों भी इससे संबंधित कंसर्न आ चुकी थी, जिसमें हम लोग जानते थे कि न्यूजीलैंड में स्ट्रैंडेड हो गए कुछ वेल किनारे पे आ गई, कभी कभी वेल्स कभी कभी डॉल्फिन्स आ जाती हैं रास्ता भटक के और उनकी डेथ हो जाती है, जो कि अपने आप में एक अवांछनीय अवांछनीय घटना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कहीं कहीं इतनी सारी वेल्स का, इतनी सारी डॉल्फिन्स का एक साथ डेथ होना अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। तो रेस्क्यू में 120 स्टैंडर्ड वेल मिले हैं। देखिए, It was as if whales were stuck in treadmill से मैरीन बायोलॉजिस्ट। देखिए, बात करें अगर इसकी तो हम जानते हैं पुलिंग देयर मैन पावर्स एंड एक्सपर्टीज एट ज्वाइन ओवरनाइट ऑपरेशन श्रीलंका नेवीज कोस्ट गार्ड लोकल वॉलंटियर एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैव रेस्क्यूड नियरली 120 स्ट्रैंडेड वेल्स एंड पुल्ड देम बैक इनटू डीप सी। तो लगभग 120 जो वेल को क्या किया गया, 120 जो हैं स्ट्रैंडेड वेल को पुल किया के रेस्क्यू करके इनको फिर से डीप सी में छोड़ा गया। तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं वेल जो होती हैं, वेल हो या डॉल्फिन, ये इकोसिस्टम पे चलती है। कैसे चलती हैं? इकोसिस्टम पे अपना मूव करती हैं, यानी इसकी एक लीडर मछली होती है और वो लीड करती है। अगर वो चल रही है मान लीजिए और किसी कारण वो किनारे पे शोर शराबे या जो भी समस्याओं की वजह से वो अपने रास्ते को भटक जाती हैं, जिस कारण अगर एक वेल रास्ता भटकती है तो उसके पीछे जो इकोसिस्टम के कारण जो सारी वेल चल रही हैं वो सब इस वेल कारण सारी मछलियाँ क्या हो जाती हैं, अपने रास्ता भटक जाती हैं। और ऐसा कंडीशन होता है कभी कभी वो किनारे पे आ जाती हैं और किनारे पे आने के बाद उनकी डेथ तक भी होना संभव हो जाता है। ये बातें बेसिकली हमको जानना चाहिए और यही बातें इस पूरे आर्टिकल में डिस्कशन के लिए भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण हमें अनेक प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। पिछले बार न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ जिसमें बहुत सारी वेल्स मर गई, डॉल्फिन्स मर गई थी, और ये जो है श्रीलंका घटना है जिसमें वेल्स को रेस्क्यू किया गया। तो इसके क्या कारण हैं, इसके बेसिकली जो कारण थे वो पिछले सेशन के अंदर डिस्कस भी किए जा चुके हैं। और इसमें अगर हम आप सभी को बता दें कि जब भी कोई वेल या डॉल्फिन होती है, अगर अपना इकोसिस्टम उनका डिस्टर्ब होता है तो वो किनारे पर भटकते हुए आ जाती हैं। जब किनारे पर आ जाती है तो कम वाटर के होने की वजह से फिर पुनः उसमें नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण वो अपना रास्ता भटक जाती हैं और उनकी डेथ तक भी होना संभव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके बेसिक एस्पेक्ट। बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में चला। तो मालाबार एक्सरसाइज को आप सभी लोग 100 वर्ड्स में इसको हिस्ट्री को लेते हुए लिखने का प्रयास करेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय, धन्यवाद।